हेलो छात्रों, इसके पहले मैं जो है प्रथम यूनिट का दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा था, उसके बारे में चर्चा कर रहा था। लेकिन आज चल रहा हूँ जो है तीसरा चैप्टर शुरू करने, जिसका नाम है मानव जनन। मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये तीसरा चैप्टर है। आइए मानव जनन में सबसे पहले हम लैंगिक द्विरूपता के बारे में समझते हैं। लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बारे में हम समझते हैं। ध्यान दीजिए, मनुष्य जो है यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी प्राणी है, अर्थात इसमें नर एवं मादा, पुरुष एवं स्त्री जो होते हैं अलग अलग होते हैं। इनके जननांगों एवं लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त जो होता है अन्य गैर लैंगिक लक्षणों में जो होता है भिन्नता होती है, जिसको हम लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। अभी हमने बताया कि मानव एक लिंगी प्राणी है, यूनिसेक्सुअल प्राणी है, अर्थात इसमें नर एवं मादा, पुरुष एवं स्त्री जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इनके जो है जिनके जननांगों एवं लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त गैर लैंगिक लक्षणों में भिन्नता होती है, जिसे हम लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। इसमें क्या क्या है? नंबर 1 जो है स्त्री में स्तन ग्रंथियां, स्त्री में स्तन ग्रंथियां सक्रिय होती हैं, जबकि पुरुष में निष्क्रिय होती हैं। पुरुष में निष्क्रिय होती हैं। दूसरा जो है पुरुष में दाढ़ी और मूछ होते हैं, दाढ़ी और मूछ होते हैं, और स्त्री में ये अनुपस्थित होते हैं। स्त्री में अनुपस्थित होते हैं। तीसरा है स्त्री की आवाज पतली होती है। स्त्री की आवाज पतली एवं मधुर होती है, एवं मधुर तथा पुरुष की आवाज मोटी होती है। इसी को हम लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। क्या हमने बताया कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, अर्थात जो होता है इसमें नर एवं मादा, पुरुष एवं स्त्री अलग अलग होते हैं। इनके जननांगों एवं लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त अन्य गैर लैंगिक लक्षणों में भिन्नता या अंतर होता है, जिसे हम लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। ये कौन कौन से भिन्नताएं होती हैं? स्त्री में स्तन ग्रंथियां सक्रिय होती हैं, जबकि पुरुष में निष्क्रिय होती हैं। पुरुष में दाढ़ी और मूछ होते हैं, जबकि स्त्री में अनुपस्थित, उसमें इनके शरीर में जो होते हैं बालकन होते हैं। और तीसरा, स्त्री की आवाज़ पतली एवं मधुर होती है, जबकि पुरुष की आवाज़ जो होती है वो मोटी होती है।
आइए हम चलते हैं अब जो है मानव जनतंत्र के बारे में। मानव जनतंत्र, मानव जनतंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो छात्रों, अभी भी हमने बताया कि मनुष्य जो होता है या मानव जो होता है एक लिंगी प्राणी होता है, अर्थात नर एवं मादा सदस्य अलग अलग होते हैं। इसलिए जो है मानव जनन तंत्र को दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम को कहते हैं नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरे कहते हैं मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मानव जो है जनन तंत्र कितने भागों में विभक्त किया गया है? दो, क्योंकि ये जो है मानव या हम जो होते हैं लिंगी प्राणी हैं, जिसमें प्रथम को कहते हैं नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरे कहते हैं मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आइए हम लोग चलते हैं नर जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करने। तो पहले हम इसका फिगर बनाते हैं नर जनन तंत्र का।
और ये मैं जो है नर जनन तंत्र बना रहा हूँ। तो ये है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनकर के तैयार हो गया। इसको कहते हैं लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर। ये है यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय जिसको कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। और ये है, इसको स्पर्मेटिक कार्ड कहते हैं, स्पर्मेटिक कार्ड के वासा डिफरेंस मीन्स होता है शुक्रवाहिनी, वासा डिफरेंस। और इसको कहते हैं शुक्राशय, सेमिनल वेसाइकिल, सेमिनल वेसाइकिल। और ये यहाँ से जो नलिका निकलती है इसको कहते हैं इजैकुलेटरी, इजैकुलेटरी डक्ट स्क्लेरनलिका, इजैकुलेटरी डक्ट स्क्लेरनलिका। और अब इधर से लेते हैं, इधर से ये जो है इसको कहते हैं राइट किडनी, राइट किडनी। ये है राइट यूरेटर, यूरेटर मीन्स होता है मूत्रवाहिनी, राइट यूरेटर। और ये जो है इसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो इसके नीचे है इसको काउपर्स ग्लैंड कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। और इसको आप देख रहे हैं, ये बीच वाला ये टेस्टिस है, विषम टेस्टिस। ये जो है जो बाहर की ओर किनारा है इसको अधिवर्षम, इपीडिडाइमिस इसको कहते हैं। और जो ये थैली आप देख रहे हैं ये स्क्राटल सेक है जिसको भीषण कोश कहा जाता है, स्क्राटल सेक है। और ये जो है पेनिस है, इसको पेनिस कहते हैं, लिंग। और ये जो है ये मूत्र मार्ग है,
यूरेथ्रा, ये मूत्र छिद्र है जिसको यूरेथ्रल ओरिफिस कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ध्यान दीजिएगा, ये नरजनन तंत्र का चित्र है। आइए, नरजनन तंत्र किन किन भागों से मिलकर बना होता है? वो कई नरजनन तंत्र कई भागों से मिलकर बना होता है। जैसे नंबर 1 जो होता है विषमकोश, या इसी को पोथा कहा जाता है। इंग्लिश में स्क्राटल सैक या इसको स्क्राटन कहते हैं। दूसरा पार्ट ये आप देखिएगा, ये नंबर 1 पार्ट स्क्राटल सैक हो गया। ये दूसरा उसके ऊपर है, उसको कहते हैं विषण। ये है टेस्टिस। तीसरा जो है इसमें दिख नहीं रहा है, विषण जालक, रीड टेस्टिस। चौथा है जो है अपवाही शुक्र वाहिकाएं। अपवाही शुक्र वाहिकाएं को इंग्लिश कहते हैं वासा डिफरेंशिया। नेक्स्ट है अधिवेशन, डिगाइनिस। नेक्स्ट है शुक्र वाहिकाएं या शुक्र वाहिका वासा डिफरेंस। नेक्स्ट जो है स्खलन नलिका, इजैकुलेटरी डक्ट। नेक्स्ट जो है सहायक जननांग, एसेसरी रिप्रोडक्टिव। ऑर्गन्स, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इसमें जो है केवल एक पार्ट है जिसको कहा जाता है लिंग, पेनिस, और 9वां पार्ट है सहायक जननग्रंथियां, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। इसमें 3 ग्रंथियां हैं। नंबर 1 शुक्राशय, सेमिनल वेसाइकिल,
सेमिनल वेसिकल और नंबर जो है प्रास्टेट ग्रंथ, प्रास्टेट ग्रंथ, प्रास्टेट ग्लैंड, और तीसरा है काउपर्स ग्लैंड या काउपर्स ग्रंथ। तो इस प्रकार से जो है ये 9 भागों से जो होता है जनन तंत्र मिलकर बना होता है, जिसमें वृषण कोश ये है जो आप देख रहे हैं थैली, दूसरा वृषण ये अंदर का पार्ट ये वृषण है, तीसरा वृषण जालक ये इसके चारों ओर होता है इसलिए ये अंडरस्टूड है, चौथा वाहिकी वो भी अंडरस्टूड है, पांचवा अतिवृषण जो आप किनारे देख रहे हैं टेढ़े टेढ़े हमारा ये अतिवृषण है, और छठवां शुक्रवाहिकी वाहिका ये जो नलिका निकली है दोनों ये जोड़ी शुक्रवाहिकाएँ होती हैं। और नेक्स्ट जो है स्क्लेर नलिका ये देखिए ये शुक्राशय दोनों मिलकर के नलिका बना रहे, तभी इसी को रिलेटेड है क्या स्क्लेर नलिका कहते हैं। आठों में सहायक जन्नांग में ये लिंग है पेनिस है, और सहायक ग्रंथियों में नंबर 1 जो होता है शुक्राशय ये है, शुक्राशय एक जोड़ी होता है इधर उधर सेमिनल वेसिकल लिखा गया यहाँ पर। और उसके बाद जो होता है दूसरा प्रास्टेट ग्रंथ, प्रास्टेट ग्रंथ ये है, और तीसरा इसमें जो है काउपर्स ग्रंथ, ये नीचे की जो छोटी ग्रंथियाँ बनी हैं ये काउपर्स ग्रंथ है। तो आइए चलते हैं इसके बाद जो है आइए हमारे दोनों टांगों के बीच में एक थैली की समान रचना है, या आप लोगों के टांगों के बीच में एक थैली की समान रचना है, जिसको जो है हम वृषण कोश या फोता कहते हैं। भ्रूणीय अवस्था में जो ये हमारे वृषण होते हैं वो वृक्क के निकट, गुर्दे के निकट जो होते हैं वो उदर गुहा में छोटे उभार के रूप में होते हैं, परंतु बाद में जो होते हैं वो कुछ हार्मोन के प्रभाव से वो खिसक कर दोनों टांगों के बीच में स्थित ये एक थैली की समान रचना में आते हैं, जिसको हम फोता कहते हैं। क्या कहते हैं? फोता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, फोते के ऊपर जो होता है 3 स्तर होता है। नंबर 1 रोम युक्त गीली त्वचा होती है, सबसे बाहर की ओर रोम युक्त गीली त्वचा होती है। और दूसरा जो है त्वचा के नीचे रोम युक्त त्वचा के नीचे जो होता है, त्वचा के नीचे गीली भाली संयोजी ऊतक का स्तर होता है, संयोजी ऊतक का स्तर होता है। और फिर इस संयोजी ऊतक के नीचे जो होता है आरेखित पेशी तंतुओं का गुच्छा होता है, तंतुओं का गुच्छा होता है, जिसे जो होता है डर्टोस पेशी कहते हैं, जिसे डर्टोस पेशी या डर्टोस मसल्स कहते हैं। तो इस प्रकार पोते के ऊपर 3 स्तर होता है। रोम में गीली त्वचा होती है,
त्वचा के नीचे पीली भाली संयोजी ऊतक का स्तर होता है। फिर इस संयोजी ऊतक के स्तर के नीचे अरेखित पेशी तंतुओं का बना एक स्तर या गुच्छा होता है, जिसे हम डर्टोस पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्टोस। ध्यान दीजिएगा, ये पोता जो होता है, ये जो होता है विषणीय या पोता जो है पट्टी के द्वारा ये दो अर्धभागों में विभक्त होता है। यहाँ पर साइड से लिखा है, एक यहाँ एक, दो अर्धभागों में विभक्त होता है। प्रत्येक अर्धभाग में एक एक विषण होता है। यहाँ पर बना विषण, यहाँ पर एक बना है। प्रत्येक अर्धभाग में एक एक विषण होता है। ध्यान दीजिएगा, जब भ्रूणीय अवस्था में जो होते हैं ये विषण उदर गुहा से विषण कोश में आते हैं। ध्यान दीजिए, ये एक संकरी नलिका बन जाती है। उदर गुहा और जो होता है विषण कोश के मध्य जो होता है 4 से 5 सेंटीमीटर एक लंबी नलिका बन जाती है, जिसको इंगुइनल कैनाल या बंछड़ नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? बंछड़। भ्रूणीय अवस्था में जब जो होते हैं विषण जो होते हैं उदर गुहा से या पेट से जो होते अंदर से विषण कोश में थैली में जाते हैं, इनके दोनों के बीच एक नलिका बन जाती 4 से 5 सेंटीमीटर, जिसको हम इंगुइनल कैनाल या बंछड़ नलिका कहते हैं। बाद में नलिका जो होती संकरी हो जाती है या कह सकते हैं बंद हो जाती है, जिससे विषण जो होते हैं वो फिर उदर गुहा में जा नहीं पाते। विषण जो होते फिर उदर गुहा में नहीं जा पाते। ध्यान दीजिएगा, ये विषण जो होते हैं प्रत्येक विषण के प्रत्येक भाग से जो होते हैं एक प्रकार के लचीले तंतुओं के द्वारा जो जुड़े होते हैं, जिसे गबर्नैकुलम कहते हैं। प्रत्येक विषण जो होता है विषण कोश के अर्धभाग से एक लचीले तंतुओं के द्वारा जुड़ा होता है, जिसे गबर्नैकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? गबर्नैकुलम कहते हैं। इसी प्रकार जो है ये जो है प्रत्येक अर्धविषण का जो होता है ये अधस्त्वचीय जो स्तर जो होता है उदर गुह्य अधस्त्वचा के स्तर से जो होता है रेखित पेशी तंतुओं के एक गुच्छा से जुड़ा होता है, जिसे कि मैस्टर पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि मैस्टर पेशी कहते हैं। कि मैस्टर मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीमास्टर्स मसल्स कहते हैं। ध्यान दीजिए, विषण प्रत्येक अर्ध विषण कोश से या विषण कोश के प्रत्येक अर्धभाग से जो होती है एक लंबी पतली छड़ के समान अर्धठोस छड़ के समान रचना, ये विषण कोश से निकलकर उदर गुहा में फैली होती है, जिसको जो है स्पर्मेटिक कार्ड या जो है शुक्र रज्जु कहते हैं या विषण रज्जु कहते हैं, जिसको स्पर्मेटिक कार्ड या विषण रज्जु कहते हैं। ये जो है इसकी रचना जो होते हैं प्रत्येक अर्धभाग से निकलने वाली शुक्रवाहिनी, लसिका वाहिनियाँ, रुधिर केशिकाएँ, तंत्रिकाएँ इत्यादि जो होती हैं, ये संयोजी स्तर से के साथ मिल करके ये जो है स्पर्मेटिक कार्ड या जो होते हैं वो विषण रज्जु का जो होते हैं निर्माण करते हैं। ध्यान देंगे, मनुष्य का विषण जो होता है उदर गुहा से बाहर होता है। क्या होता है? उदर गुहा से बाहर विषण कोश में होता है। क्यों? क्योंकि जो होता है शुक्राणुओं को पकने के लिए आपके शरीर के तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। यदि आपका विषण जो है विषण उदर गुहा के अंदर होता तो शुक्राणुओं के मरने की संभावना होती, क्योंकि शरीर का तापमान जो होता है इसके जो है विषण कोश के तापमान से जो होता अधिक होता है। इसी प्रकार कुछ जंतु ऐसे होते हैं जैसे हाथी में जो होता है विषण कोश नहीं होता है। नर हाथी में विषण कोश नहीं होता है, उसमें विषण जो होता है उदर गुहा के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि उनके शुक्राणुओं को परिपक्व होने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। आइए हम फिर से बताते हैं विषण कोश क्या है। आपके
दोनों टांगों के बीच में या हमारे दोनों टांगों के बीच में एक थैली के समान रचना होती है, जिसको हम पोता या अंडकोश या वृषणकोश कहते हैं। हमारे वृषण जो होते हैं भ्रूणीय अवस्था में वृक्क या गुर्दे के निकट उदर गुहा में एक छोटी विभाग के रूप में होते हैं, जो बाद में कुछ हार्मोन के प्रभाव से वो खिसक करके जो होते हैं दोनों टांगों के बीच में स्थित स्क्रॉटल सैक या वृषणकोश में आ जाते हैं। जब जो होते हैं वृषण जो होते हैं वृषणकोश में आते हैं, तो उदर गुहा और वृषणकोश के बीच में एक 4 से 5 सेंटीमीटर नलिका बन जाती है, जिसको इंगुइनल कैनाल या बंछन नलिका कहते हैं। बाद में ये नलिका जो होती सक्रिय हो जाती है, जिससे जो होता है ये वृषण पुनः जो होते उदर गुहा में नहीं जा पाते हैं। ये वृषणकोश के ऊपर 3 स्तर होते हैं। ऊपर की ओर रोमयुक्त ढीली त्वचा होती है, और जो है नंबर 2 त्वचा के नीचे जो होती है वो ढीली ढाली संयोजी उत्तक का स्तर होता है। फिर उसके नीचे की ओर आरेखित पेशी तंतुओं का गुच्छा होता है, जिसे डर्टोस पेशी कहते हैं या डर्टोस मसल्स कहते हैं। वृषणकोश जो होता है एक वृषण पट्टी या सेप्टर के द्वारा 2 अर्धभागों में विभक्त होता है। प्रत्येक अर्धभाग में एक एक वृषण होता है। ये वृषण जो होते हैं एक लचीले तंतुओं के द्वारा प्रत्येक जो है वृषण कोश के अर्धभाग से जो होते जुड़े होते हैं, जिसे हम गबर्नकुलम कहते हैं, गबर्नकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? गबर्नकुलम कहते हैं। प्रत्येक वृषण कोश का अर्धभाग का जो होता है अधस्तोचीय स्तर जो होता है, उदर गुहा का अधस्तोचीय स्तर से एक जो है रेखित पेशी तंतुओं के गुच्छा से जुड़ा होता है। उससे जुड़ा जिसे क्रीमास्टर पेशी कहते हैं या क्रीमास्टर मसल्स कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वृषणकोश के अधोभाग से जो होता है या वृषण से एक जो है छड़ के समान रचना निकल कर उदर गुहा में फैली होती है, जिसे वृषण या स्पर्मेटिक कार्ड कहते हैं, जिसकी रचना शुक्रवाहिका, अलस्का वाहिनियाँ, रुधिर वाहिनियाँ एवं जो है ये सभी जो होते हैं मिलकर जो होता है वृषण रज्जु का जो होते हैं निर्माण करते हैं। हमने बताया कि जो है हमारे शुक्राणु को परिपक्व होने के लिए शरीर के तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे वृषण जो होते हैं वो वृषण कोश में होते हैं, उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में होते हैं। आपने देखा कि ठंडक के दिनों में जो होता है शुक्राणुओं को परिपक्व होने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो होते हैं ठंडक के दिनों में ये डर्टोस पेशी जो होती है ये वृषण कोश की त्वचा को सिकोड़ देती है, जिससे जो होता है वृषण कोश छोटा हो जाता है। और ये क्रीमास्टर पेशी जो होती है वृषण को खींच करके उदर गुहा के संपर्क में ले जाती है, जिससे उसके तापमान की जो होती पूर्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त हमने बताया कि जो होता है कुछ जंतु ऐसे जैसे हाथी होते हैं, उनमें वृषण कोश नहीं, नर हाथी में वृषण कोश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके शुक्राणुओं को परिपक्व होने के लिए जो होता अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए उनमें वृषण जो होते हैं उदर गुहा के अंदर होते। तो छात्रों आज मैं यही समाप्त कर रहा हूँ, इसके आगे कल बताऊँगा।